Hello, ma'am. Hello, good morning. Good morning, ma'am. So today we'll complete the application layer and फिर कल से आपका नेटवर्क सिक्योरिटी पार्ट शुरू होगा एंड संडे को क्लास है इस बार, ठीक है? सो जहां तक है संडे तक आई विल बी एबल टू फिनिश इट एंड देन फिर हम लेट अस सी कि फिर आपका क्या चैप्टर स्टार्ट होता है, फिर क्या यूनिट स्टार्ट होती है। एक दो मिनट और वेट करते हैं और फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, तब और किसी को आना हो तो आ जाएगा। Yes, ma'am. ओके, तो जो आपकी लास्ट लेयर है दैट इज योर एप्लीकेशन लेयर, दैट इज द ओनली लेयर जो यूजर से डील करती है। यस, आपको याद होगा कि जो हमने टीसीपी/आईपी का मॉडल पढ़ा था, तो उसमें जो एप्लीकेशन लेयर थी वो सबसे टॉप पे थी एंड उसी से यूजर इंटरेक्ट करता था और वही यूजर से इंटरेक्ट करती थी। यस, सो अब लेट अस सी कि बेसिकली आपकी एल है क्या, दैट इज एप्लीकेशन लेयर है क्या। सो एप्लीकेशन लेयर जितनी भी इंटरनेट की सर्विसेज आपको मिलती हैं, जितनी भी सर्विसेज आपको इंटरनेट से नेटवर्क से मिलती हैं, वो सारी सर्विसेज एप्लीकेशन लेयर आप तक पहुंचाता है, ठीक है? सो the application layer enables the user, whether human or software, to access the network. It provides user interfaces and support for services such as email, file access and transfer, access to system resources, surfing the World Wide Web, and network management. फिर इसके फंक्शंस क्या हैं आपके? ट्रांसपोर्ट, एक्सेस एंड मैनेजमेंट, मतलब कि अगर आपको कोई फाइल रिट्रीव करनी है जो आपने कहीं और सेव करी है, कहीं और किसी और मतलब वेबसाइट पे, अगर आपको ध्यान हो ऐसे कि व्हेन यू यूज सर्टेन वेबसाइट नो, जो जहाँ पे आपको अपनी फाइल अपलोड करनी होती है, फिर वो उसमें कुछ एडिटिंग करते हैं, फिर आप वहां से फाइल डाउनलोड करते हो, ठीक है? सो दैट इज बेसिकली व्हेन यू आर एक्सेसिंग एंड रिट्रीविंग द फाइल्स फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर, बिकॉज वो जो सॉफ्टवेयर है, वो जो वेबसाइट है, वो बनी तो किसी और कंप्यूटर पे थी, राइट? बट आप उसे यूज कर पा रहे हो अपने बेनिफिट के लिए। सो दिस इज योर ट्रांसपोर्ट, एक्सेस एंड मैनेजमेंट। फिर मेल सर्विसेज, कि आपके पास जो भी मेल आता है उसको आप कैसे ओपन कर पाते हो, क्या फैसिलिटीज मेंटेन करते हो, क्या आपकी जो भी स्टोर कहाँ होती हैं वो सारी मेल्स, उनका कंटेंट्स कैसे यूज हो किए जाते हैं, कैसे एक्सेस किए जाते हैं। सो दिस ऑल इज बेसिकली डन विद द हेल्प ऑफ योर एप्लीकेशन लेयर। अब before starting to protocols, let us just talk about one more thing. अगर आपको basically कोई भी वेबसाइट डिजाइन करनी है, ओके, फॉर डिजाइनिंग एनी वेबसाइट, आपके लिए 5 प्रोटोकॉल्स हैं जो बहुत जरूरी है, मतलब 5 प्रोटोकॉल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, उनकी हेल्प से आप जो है अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। ओके, सो आई जस्ट राइट ओवर हियर। ये प्रोटोकॉल्स आपके एप्लीकेशन लेयर के ही हैं। सो व्हाट आर दीज प्रोटोकॉल्स? लेट अस जस्ट सी वन बाय वन। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगी एंड फिर हम डिटेल में पढ़ते हैं। So first one is your domain name system, DNS. DNS से क्या होता है कि आपका ऑब्वियसली आपको अगर ध्यान होगा कि whenever you try to open a page, ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो आप क्या डालते हो वेबसाइट? अगर आपको सपोज कोई भी, मान लो आपको डिजिमेंटो की वेबसाइट ओपन करनी है नेटवर्क पे, सो आप व्हाट डू यू टाइप इन द यूआरएल? Address.
एड्रेस और टाइप करते हो आप, domain- लेकिन आप डोमेन नेम टाइप करते हो बेसिकली, राइट? कि जैसे डोमेन नेम क्या होगा, जैसे आपने टाइप किया www.digimento.com, राइट? ये डालते हो, Yes, ma'am. ठीक है। बट आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि जो आपका नेटवर्क है, जो इट डील्स विद आईपी एड्रेसेस। यस, नेटवर्क में अगर आपको कुछ भी, हर चीज का, हर सिस्टम का, हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस असाइंड है, राइट? सो आपकी इस वेबसाइट का भी कुछ ना कुछ नाम, कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, जो डोमेन नेम से अलग एक आईपी एड्रेस होगा, क्योंकि कहीं ना जिस सिस्टम पे बनी होगी, या जो भी आपका, जो भी इस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो नाम होगा, उसके आईपी एड्रेस से मैप करवाता है ये, ठीक है। सो इनकी मैपिंग जो कराता है, बिकॉज कंप्यूटर को तो नहीं पता इसलिए नाम की www.digimento.com कहाँ पे बात कर रहा है। सो DNS इज फर्स्ट यूज्ड इन ऑर्डर टू मैप बोथ ऑफ देम, मैप करने के लिए, मैपिंग परफॉर्म करने के लिए बिटवीन योर वेबसाइट नेम, डोमेन, इसको डोमेन नेम बोलते हैं, डोमेन नेम एंड योर आईपी एड्रेस, और एंड योर बेसिकली, हाँ, आईपी एड्रेस को मैप करने के लिए कि आप अगर ये टाइप करो तो वो आपको इस आईपी एड्रेस पे ले जाए। सो दिस मैपिंग इज डन बाय दिस प्रोटोकॉल, दैट इज DNS, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। देन सेकेंड वन इज योर HTTP. HTTP basically is used for accessing the world wide web, जो आप वर्ल्ड वाइड वेब यूज करते हो। सो जब आपका सर्वर, इसकी को हमें हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो आफ्टर योर सर्वर इज ऑन, जैसे आपने सर्वर ऑन किया, जैसे आपने वर्ल्ड वाइड में कुछ टाइप किया, आप HTTP के थ्रू ही वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। वेब पेजेस को एक्सेस करने की हेल्प जो है वो HTTP प्रोवाइड करता है। Web pages are accessed with the help of World Wide Web, HTTP, ठीक है। So HTTP और World Wide Web दो हैं, एक साथ ही चलते हैं। अगर HTTP नहीं होगा तो आप वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को एक्सेस नहीं कर पाओगे। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि एप्लीकेशन लेयर जो हमने पढ़ा था उसमें क्या है। अब क्या होती है एप्लीकेशन लेयर? एप्लीकेशन लेयर बेसिकली आपको हेल्प करती है नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। कि आप इंटरनेट को जो एक्सेस कर रहे हो, उसकी जो सारी सर्विसेज आपको मिलती हैं वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही मिलती हैं। सो हम डिस्कस करें जस्ट कि अगर कोई भी वेबसाइट डिजाइन करनी है तो कौन से 5 प्रोटोकॉल्स यूज किए जाएंगे। सो आपकी एप्लीकेशन लेयर में तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बट दीज 5 प्रोटोकॉल्स आर द मेन प्रोटोकॉल्स जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। Then next is your FTP, file transfer protocol. अब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज बेसिकली यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल्स। अगर मतलब ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल्स कैसे आप समझ सकते हो कि आपने अपने डिवाइस पे कोई फाइल सेव करी है, ठीक है, एंड आपको वो फाइल अपलोड करनी है किसी और वेबसाइट पे, ठीक है। सो दैट इज मेड पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ FTP। रुक जाओ, अभी जस्ट वेट, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है ये, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, डोंट वरी, ठीक है। FTP आपका हो गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका होता है कि आपको अगर कोई फाइल आपको ट्रांसफर करनी है, एक्सेस करनी है, शेयर करनी है विद एनी अदर डिवाइस या विद एनी अदर वेबसाइट, किसी के साथ भी, सो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देन नेक्स्ट इज योर SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इट इज यूज्ड फॉर ईमेलिंग। आपको जब ईमेल करना है किसी को, आपको कुछ भी अपना मेल सेंड करना है, उसके लिए आप SMTP का यूज करोगे। और जो फिफ्थ है आपका, दैट इज POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP बेसिकली इज यूज्ड फॉर ओपनिंग दैट ईमेल। उस ईमेल को ओपन करने के लिए कि आप तक आया है, अब आपको उसको सेंड किया SMTP ने, लेकिन उसको जो ओपन करोगे आप, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस POP, ठीक है। सो उसको आप डिटेल्स में हम देखेंगे कि कैसे होगा, क्या है, ठीक है। सो बेसिकली आपके 5 प्रोटोकॉल्स ही हैं जो आपको अच्छे से ध्यान में से पढ़ने हैं। एंड नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, क्लियर हो जाता www और HTTP की क्या डिफरेंस है। वर्ल्ड वाइड वेब एक चीज है जिससे आप वेब पेजेस, जिसमें वेब पेजेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, जिसमें लोग अपने वेब पेजेस को क्रिएट करके रखते हैं। एंड HTTP इज अ प्रोटोकॉल जिससे आप उन वेब पेजेस को एक्सेस करते हो, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब इज समथिंग नॉट, ये आपका प्रोटोकॉल नहीं। वर्ल्ड वाइड वेब आप यूज करते हो, उसमें आप अपने वेब पेजेस को, आपके डिफरेंट वेब पेजेस स्टोर हैं उसमें, और HTTP के थ्रू, HTTP की हेल्प से आप उन वेब पेजेस को एक्सेस करते हो। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वर्ल्ड वाइड वेब के
कि एक्सेस करने के लिए, जो भी कंटेंट है उसको एक्सेस करने के लिए आपको HTTP की जरूरत है. So basically these 5 protocols जो हैं यही आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ने हैं. So let's start with your domain name system. Okay, so और ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं पता तो I'll just write over here कि एप्लीकेशन लेयर जो है उसमें जो मॉडल्स होते हैं, जो सिस्टम्स होते हैं वो क्लाइंट सर्वर बेस्ड होते हैं. मैं आपको पहले ही बताया था जब हमने DHCP या बूट पढ़ा था, क्लाइंट सर्वर के बेस पे होता है, मतलब कि एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है. सो क्लाइंट सर्वर मॉडल्स होते हैं बेसिकली एप्लीकेशन लेके जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड आप करते हो क्लाइंट सर्वर के बेसिस पे ही होता है. So there are several applications in the application layer of the internet model that follow the client server paradigm. The client server program can be divided into 2 categories. पहला, that can be directly used by the user, जैसे कि आपका ईमेल को आप डायरेक्टली यूज करते हो, आपको किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ईमेल आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो अपना. एंड दोज दैट सपोर्ट अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, उन प्रोग्राम्स के लिए जिनको आप सपोर्ट कर रहे हो, जिनको कोई अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम सपोर्ट कर रही है, उनके लिए हमें चाहिए डोमेन नेम सिस्टम. मतलब जो हमारे सिस्टम पे एग्जैक्टली नहीं है बट इट इज एक्सेस्ड विद द हेल्प ऑफ अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, दैट कैन बी एक्सेस्ड, दैट कैन बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. सो उनके लिए हम यूज करते हैं डोमेन नेम सिस्टम का. सो बेसिकली व्हाट इज डोमेन नेम सिस्टम, अगर आप यहाँ पे देखो, दिस इज वन यूजर. ठीक है, कोई भी यूजर है, उसने कोई भी SMTP क्लाइंट का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल के लिए यूज किया यहाँ पे. ठीक है, सो नाउ दिस पर्सन, उसकी जो ईमेल आईडी है वो है aperson@wonderful.com. ठीक है, मतलब दिस पर्सन हैज टू विजिट और यू कैन से टू द wonderful.com. यहाँ पे उसको या तो अपना कोई मेल भेजना है या कुछ भी ऐसा आपको. ठीक है, अब व्हाट ही विल डू इज, SMTP पे यूजर ने यहाँ पे अपना ईमेल लिखा, वो यहाँ पे आया. ठीक है, दिस इज द क्लाइंट, सो यहाँ पे उसको ईमेल आया. नाउ व्हाट विल हैपन इज, जो wonderful.com है, ये वाली चीज जो है इसकी भी अपनी एक अलग एड्रेस होगा. सो व्हाट विल हैपन इज, ये वाली चीज DNS क्लाइंट के पास जाएगी. ओके, नाउ DNS क्लाइंट से ये चीज जाएगी DNS सर्वर पे. सो नाउ व्हाट विल हैपन, DNS सर्वर जो है वो उसके पास इससे रिलेटेड, इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक IP एड्रेस स्टोर होगा. सो वो IP एड्रेस वो DNS क्लाइंट को भेजेगा एंड सेम IP एड्रेस DNS क्लाइंट जो है वो SMTP क्लाइंट को भेज देगा. और फिर एप्लीकेशन लेयर से ये एड्रेस ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा, बिकॉज ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद वो नेटवर्क लेयर पे जाता है, वो डेटा लिंक लेयर पे जाता है. एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर, जो आपके नेटवर्क लेयर से ऑल डील विद योर IP एड्रेसेस ओनली. उसमें वो हेडर अपना ऐड कर देते हैं, वो अलग बात है, बट मेजरली नेटवर्क लेयर है वो IP एड्रेस को ही यूज करती है इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी ऑफ योर सिस्टम और एनी ऑफ योर अदर डिवाइस. सो दिस इज बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम. सो व्हाट इज हैपनिंग, आपने अपने सिस्टम पे कुछ भी टाइप किया. ठीक है, वहां से वो इंफॉर्मेशन जाती है DNS क्लाइंट पे. ठीक है, DNS क्लाइंट ही DNS सर्वर से कांटेक्ट कर सकता है. तो DNS क्लाइंट फिर वो आपने जो भी आपको सर्च करना है वो भेजता है DNS सर्वर को. DNS सर्वर के पास सारी इंफॉर्मेशन मैप्ड होती है कि कौन सी चीज को कहाँ, किससे, कौन सी चीज किससे मैप्ड है, किस ऑर्गेनाइजेशन का क्या IP एड्रेस है. उस IP एड्रेस को फिर वो DNS क्लाइंट को भेजता है एंड DNS क्लाइंट फिर उसे अपने SMTP जो भी यूजर है उसके मेल पे या उसको इन्फॉर्म कर देती है कि ये आपका IP एड्रेस है एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू सेंड फॉरवर्ड. ठीक है, सो बेसिकली आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो आपका डोमेन नेम है, ठीक है, डोमेन नेम को, दिस इज योर डोमेन नेम. डोमेन नेम मतलब कि आप कौन से डोमेन में, आपको क्या डोमेन आपको ओपन करना है, कौन सी साइट आपको ओपन करनी है, कौन से डोमेन में आपको विजिट करना है. सो डोमेन नेम को अगर आपके IP एड्रेस में चेंज करना है, सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ DNS. सो ये ध्यान रखना है, यहाँ डोमेन नेम और IP है, वहां पे मैथ और IP था. तो अगर क्वेश्चन आता है तो और ऑप्शन सारे हैं तो ध्यान से देखना कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, कि ARP पूछ रहे हैं, RARP पूछ रहे हैं या DNS पूछ रहे हैं. ओके, अब आपका आया डोमेन नेम स्पेस. बेसिकली तो डोमेन नेम है वो बनता कैसे, नेम स्पेस है क्या. अब अगर आपको ध्यान हो, हमने जो ट्रांसपोर्ट लेयर या नेटवर्क लेयर में पढ़ा था, तो मैं आपको बताया था कि हर डिवाइस का अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है. यस और नो? यस मैम. है ना. सो हर डिवाइस का जब यूनिक IP एड्रेस है तो ऑब्वियसली उनका जो डोमेन नेम स्पेस, जो डोमेन नेम होगा उनका, वो भी
यूनिक ही होगा, ठीक है. सो टू बी अनएम्बिग्यूअस द नेम्स असाइन टू मशीन्स मस्ट बी केयरफुली सेलेक्टेड फ्रॉम अ नेम स्पेस. नेम स्पेस मतलब जहाँ पे बहुत सारे नेम्स प्रेजेंट हो एंड यू कैन टेक वन नेम इन ऑर्डर टू मतलब आप उसको एक यूनिक तरीके से उस डिवाइस को प्रेजेंट कर सको. सो the names assigned to the machines must be carefully selected from a namespace with complete control over the binding between the names and IP address. Binding between names and IP address का मतलब कि जब हम name और IP address के बीच में binding करें. Binding मतलब कि अगर ये name आया है, A name आया है, so इसका मतलब कि हमारा जो IP address है वो 1 है. So this is binding कि हम एक name को, एक particular name को एक particular IP address assign कर रहे हैं. ठीक है. So ये binding की इस name के साथ ये IP address use होगा. So this binding is basically has to be unique. Unambiguous मतलब कि इसमें कोई भी confusion ना हो. So in other words, the names must be unique because the addresses are unique. Obviously, अगर किसी भी दो devices का नाम अलग है तो उनके addresses भी अलग ही होंगे. मतलब addresses अलग हैं तो नाम भी अलग ही होंगे. ठीक है. So a namespace that maps each address to a unique name can be organized in two ways, flat और hierarchical. Flat का मतलब कि डायरेक्टली आपने बिना किसी प्रोसीजर के, बिना किसी मेथड को फॉलो करे एक नाम असाइन कर दिया. ठीक है. बट दिस इज नॉट वेरी मच एप्लीकेबल. व्हाई? बिकॉज अगर मेरे पास मान लो आई हैव 100 डिवाइसेस. ठीक है. अगर मेरे पास 100 डिवाइसेस हैं तो मैं यूनिकली, चलो ठीक है, नाम असाइन मतलब ऐसी किसी बिना बिना किसी प्रोसीजर के, बिना किसी तरीके के आई कैन असाइन अ नेम. बट अगर मेरे पास मान लो 5000 डिवाइसेस आ जाए, so how will I assign name to them without any process, without any procedure? So flat जो system था वो आपका basically बहुत large number of devices के लिए applicable नहीं था. So that was a drawback of flat. ठीक है. मेन जो आपका है वो hierarchical, because जो आपका DNS है, domain name space, वो आपका hierarchical system use करता है. ठीक है. सो फ्लैट और hierarchical जो है वो नेम स्पेस के टाइप्स है. ध्यान रखना, ये नेम स्पेस है जो मैप करता है ईच एड्रेस टू अ यूनिक नेम. और इसके टू टाइप्स हैं, फ्लैट और hierarchical. फ्लैट ये था कि बिना किसी प्रोसीजर के, बिना किसी प्रोसेस के एक सिंपल सा नेम असाइन कर देते थे हम, जो हर डिवाइस को मिलता था. बट hierarchical में क्या है, एक हायरार्की फॉलो हो रही है. क्या हायरार्की है वो देखो. Have a hierarchical namespace, domain namespace was designed. ठीक है. So hierarchical namespace अगर चाहिए तो उसके लिए हमने domain namespace को introduce किया था. Now what is this domain namespace? So in a hierarchical namespace, each name is made up of several parts. बहुत सारे पार्ट से बनता है. आपको ध्यान हो जैसे कि मतलब हम अगर कभी भी कोई भी लिखते हैं india.gov. करके है ना, सो क्या होता है, इंडिया in.gov नहीं, india.gov नहीं, सॉरी, www.gov.in होता है, राइट. सो www तो आपका वर्ल्ड वाइड वेब हो गया. ठीक है. www.gov.in. तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं. बेसिकली ये इसका डोमेन नेम ही है. डोमेन आपका क्या हो गया, गवर्नमेंट gov.in. इंडिया, इंडिया में आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है. अगर हम ऐसे इसको ब्रेक करें तो, सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर डोमेन नेम. तो द फर्स्ट पार्ट कैन बी डिफाइन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है. नेचर से मतलब कि वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, वो एजुकेशन पर्पस की ऑर्गेनाइजेशन है, वो कम्युनिकेशन पर्पस की ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. एंड सेकेंड पार्ट कैन डिफाइन द नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. नेम से आप डिफाइन कर सकते हो. जैसे अगर डिजीमेंटो की बात करो, सो www.digimento.com. सो .com से पता लग गया कि वो कम्युनिकेशन वाली ऐसी है आपकी, और डिजीमेंटो से आपका नेम हो गया. एंड थर्ड पार्ट कैन डिफाइन द डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो वो भी आप डिटेल, मतलब ऐसे करके आप बहुत सारे पार्ट्स में अपने डोमेन नेम को, अपने डोमेन का जो नाम है उसको आप ब्रेक कर सकते हो. सो जो ये आपका डिजाइन है, इस डिजाइन में जो नेम्स हैं वो इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर की तरह बनाते हैं. मतलब कि रूट है, जैसे यहाँ पे अगर देखो आप, रूट है, फिर ये आपकी आरपा एक आपका ये हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कॉम हो गया, एडयू हो गया, ऑर्गेनाइजेशन होगा, एडी होगा, जेडडब्ल्यू, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, और ये इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है. जैसे कॉम है यहाँ पे, सो यहाँ पे कहीं एक, यहाँ पे मान लो CS हो गया. ठीक है. CS हो गई यहाँ पे. फिर यहाँ पे आ गया आपका मतलब ऐसे तो बहुत बड़े नाम हो जाएंगे. तो CS.net, सो CS.net डॉट करके ऐसे बहुत नाम, .com करके जो आपको पूरा नाम बनेगा, दैट इज बेसिकली ऐसे आपके हायरार्कियल में एक हायरार्की फॉलो हो रही है. रूट है ये आपका, रूट से आप जा रहे हो यहाँ पे, फिर यहाँ. तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम. ठीक है. यहाँ पे लिखा हुआ है चीज. सबसे पहली चीज आई लेबल. अब लेबल क्या होता है,
अगर आप देखो यहाँ पे, सो देर आर सो मेनी नोड्स ओवर हेयर। ये आपकी ये एक नोड है, राइट? तो पता है ना नोड्स ये हैं आपकी। मैम यस मैम हाँ जी। मैम that means the different node contains the different IP address which maps with the root node. डिफरेंट आईपी एड्रेस नहीं, नो, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं बोला है। No, ये मैम। आपका एक पूरा एड्रेस बनेगा, दिस इज वन एड्रेस। अभी आप देखोगे आगे, मैं आगे आपको मैं बताऊंगी कैसे आप बनाते हो पूरा। ये आपका रूट नोड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये आपका आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस सॉरी, आपका डोमेन नेम बनेगा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि कोई भी आप जब अपना डोमेन नेम या यूआरएल टाइप करते हो, तो उसमें आप जो भी आप .com तक आपका खत्म होता है कि नहीं, .com, .edu, .in, तो ये आपका पूरा एक आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, आपके डोमेन नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा। ये पूरा एक एड्रेस टाइप का बनेगा, एंड दैट इज नॉट आईपी एड्रेस, दैट इज योर डोमेन नेम। कैसे बनेगा बताती हूँ मैं आपको। सो फर्स्ट चीज जो मैं आपको बोल रही हूँ वो है लेबल। तो जो नोड है आपकी, जितनी भी नोड्स हैं आपकी, हर नोड का कोई नाम होता है, ठीक है? ऑब्वियसली हर नोड का एक नाम होगा, तभी तो कोई डोमेन नेम बन पाएगा। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ईच नोड इन द ट्री हैज अ लेबल which is a string with a maximum of 63 characters। लेबल की तरफ समझ लो नाम है, हर नोड के पास कुछ ना कुछ नाम है। और जो आपकी रूट है वो एक नल स्ट्रिंग है, ठीक है? रूट जो है आपकी वो नल है, याद रखना है चीज। रूट पे कुछ नाम नहीं है, रूट इज अ नल स्ट्रिंग। DNS requires that children of a node have different labels which guarantees the uniqueness of domain names। मतलब कि अगर ये आपका ARP अरपा है, तो इसके जितने भी चिल्ड्रन हैं, इन सब के नेम यूनिक होंगे, सेम नहीं हो सकते, ठीक है? सो दैट इज व्हाई वी विल देन वी हैव अ यूनिक नेम, तभी हमारे पास एक यूनिक नेम जनरेट होगा। सो लेबल हो गया आपका कि हर नोड, जितने भी ट्री में जितने भी नोड है, उनके पास एक नाम होगा जो मैक्सिमम 63 कैरेक्टर्स का होगा। फिर आया डोमेन नेम। So each node in the tree has a domain name. A full domain name is a sequence of labels separated by dots. The domain names are always read from node up to the root। यहाँ पे आप ये छोड़ो, पहले ये देखो, try to understand this। ये एक आपकी इमेज, ये आपका रूट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपका edu वाली वो है ब्रांच। edu से एक आया नाम FHDA, कोई भी रैंडम सा नाम है ये। फिर आया ATC और फिर आया चैलेंजर, ठीक है? सो अगर मुझे इस नोड का डोमेन नेम चाहिए, सो क्या होगा, challenger.atc.fhda.edu, ये इसका डोमेन नेम है इस नोड का। समझ रहे हो बात को? ये इन सबके लेबल्स हैं, हर नोड का एक लेबल है, हर नोड का एक नाम असाइन किया गया है, दैट इज इसका नाम है edu, इसका है FHDA, इसका है ATC, इसका है चैलेंजर। और इन हर नोड्स का अपना डोमेन नेम भी है। डोमेन नेम कैसे जनरेट हो रहा है? डोमेन नेम जनरेट हो रहा है कि वहां उस नोड से स्टार्ट करके आप रूट तक जाओ, जितने भी नाम आ रहे हैं, जितने भी लेबल्स आ रहे हैं, उन्हें डॉट डॉट से सेपरेट करके लिख दो, सो वो उसका पूरा डोमेन नेम हो जाएगा। अगर मैं इस नोड की बात करूं, इस नोड का डोमेन नेम क्या है, FHDA.edu, और रूट तक पहुंच गया मतलब ओवर हो गया। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम नोड टू रूट, और रूट पे जाके मतलब वो खत्म हो जाएगा। डोमेन नेम समझ में आया सबको? किसी को डाउट है डोमेन नेम में? No, मैम। ठीक है? सो आपके जो भी डोमेन नेम्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, देखो लेबल्स आपके बेसिकली एक स्ट्रिंग है जो हमने हर नोड को असाइन कर दी। और डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम उस पर्टिकुलर जिस भी नोड पे आप प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल लीफ नोड हो, किसी भी नोड पे आप प्रेजेंट हो, वहां से आपको जाना है रूट तक। और जब रूट तक आपके जितने भी नाम आ जाए, जितने भी लेबल्स आपको मिल जाए, उन्हें डॉट सेपरेट करना है और उन्हें साथ में लिखना है, दैट विल बिकम योर डोमेन नेम। सो यहाँ पे अगर आप हो ATC पे, सो ATC वाली नोड का डोमेन नेम हो गया atc.fhda.edu। बस क्लियर है चीज? सो ये हो गया Yes। लेबल और ये हो गया डोमेन नेम। अब एक पॉइंट और जो लास्ट में लिखा है वो है डोमेन। अब डोमेन क्या है? तो हमने डोमेन नेम स्पेस बनाया, जैसे कि आप ये देखो, ये पूरा डोमेन नेम स्पेस है, ठीक है? इस डोमेन नेम स्पेस में से अगर हम कोई सब पार्ट ले लें, कोई सब ट्री ले लें, मतलब मैंने सपोज एक ये सब ट्री ले लिया, दिस इज वन सब ट्री, सो ये मेरा डोमेन हो जाएगा।
इस पूरे डोमेन नेम स्पेस से अगर मैं एक सब ट्री ले लूं तो दैट सब ट्री विल बी अ डोमेन. So that is what is written here. Domain is a subtree of a domain namespace. Name of the domain is the domain name of the node at the top of the subtree. जैसे यहाँ पे आप देखो यहाँ इमेज. So ये आपका सपोज ये आपका रूट है, ठीक है, ये रूट है. यहाँ पे एक कॉम का ब्रांच थी, एक एडयू की ब्रांच थी. सो यहाँ से एक डोमेन बन गया और यहाँ से एक एडयू का डोमेन बन गया. सो इस डोमेन का ये जो येलो वाला पार्ट है, इस डोमेन का नाम हो गया कॉम, क्योंकि इसकी रूट नोड का नाम कॉम है. और इस वाली डोमेन का नाम हो गया एडयू, क्योंकि इसकी रूट नोड का नाम एडयू है. ये इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपके डोमेन क्या होते हैं, आपके लेवल्स क्या होते हैं, डोमेन नेम क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली नेम जो हमने डीएनएस में नेम पढ़े हैं वो जनरेट कैसे हो रहे हैं. ठीक है. अब डीएनएस इन द इंटरनेट, ये जो हमारी बात हुई कि डोमेन नेम जो नेम है, जो नेम स्पेस में से डोमेन नेम जो बना है वो बना कैसे. अब इंटरनेट में हम कैसे डीएनएस को अप्लाई करते हैं वो देखते हैं. So DNS is a protocol that can be used in different platforms. In the internet, domain name space जो ट्री है आपका वो 3 sections में डिवाइड होता है. 3 sections हैं आपके. फर्स्ट है जेनेरिक डोमेन्स. जेनेरिक डोमेन्स मतलब कि जो हम रजिस्टर करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर, कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है या ये कम्युनिकेशन की वेबसाइट है, एजुकेशन पर्पस की वेबसाइट है. So उन बेसिस पे जिन डोमेन्स को हमने डिवाइड किया है, रजिस्टर किया है, उनको हम बोलते हैं जेनेरिक डोमेन्स. फिर आया कंट्री डोमेन्स. कंट्री डोमेन जैसे .in, इंडिया की वेबसाइट है, ठीक है, तो दैट इज वाई .in, कंट्री के बेसिस पे हमने उसे रजिस्टर कर दिया. सो यहाँ पे आप देखो अगर ओके, ठीक है, सो ये हो गया आपका .in. फिर आता है इनवर्स डोमेन. इनवर्स डोमेन बेसिकली क्या है कि जब हमारे पास डोमेन नेम तो है, ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर आप सेंडर हो, यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप सेंडर हो तो आपने नाम दिया, आपने अपना डोमेन नेम दिया और डोमेन नेम से आपको मिल गया आईपी एड्रेस, क्योंकि नीचे की लेयर्स पे आपको आईपी एड्रेस ही मिलेगा. जब ये चीज रिसीवर पे गई तो रिसीवर को क्या मिला, आईपी एड्रेस, और रिसीवर को चाहिए क्या, डोमेन नेम. सो इसके लिए हम इनवर्स डोमेन का यूज करते हैं. ठीक है, सो कुछ हमने इनवर्स डोमेन के लिए डिफाइन कर रखी है अपनी, कुछ जो आपकी बोल सकते हो आप एड्रेस, कुछ नेम्स, ठीक है, कुछ आपके डोमेन नेम्स हैं वो हमने इनवर्स डोमेन्स में कर रखे हैं कि अगर हमारे पास आईपी एड्रेस मिल रहा है, सो अगर हम इनवर्स डोमेन वाला कंसेप्ट यूज करेंगे तो हमें उसके लिए डोमेन नेम उससे मैप करके डोमेन नेम मिल जाएगा. ठीक है, सो ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है चीज, बट हाँ देखो आपके क्या क्या, ये आपके जेनेरिक डोमेन्स हैं, ठीक है, दीज आर योर जेनेरिक डोमेन्स. जेनेरिक डोमेन्स में इसलिए लिख दिया क्योंकि इसमें आपके बेसिक जो डोमेन्स है वो आते हैं. जैसे आपका एरो हो गया, ठीक है, एरो बेसिकली जो एयरलाइंस एंड एरोस्पेस. बिज हो गया, ये बिजनेस और फर्म्स के लिए है. कॉम हो गया, ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है. कूप हो गया, दैट इज फॉर कोऑपरेटिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. एडयू हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए. गव हो गया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए. इन्फो हो गया, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए. इंट हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. मिल इज फॉर मिलिट्री ग्रुप्स. म्यूजियम, आपका म्यूजियम में अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. नेम हो गया, पर्सनल नेम्स. नेट हो गया, नेटवर्क सपोर्ट सेंटर्स. ऑर्ग हो गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. और प्रो हो गया, प्रोफेशनल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस. ये आपको रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या क्या फुल फॉर्म्स हैं किस किस चीज की, मतलब वो आपसे पूछेंगे नहीं, बट अपनी नॉलेज के लिए थोड़ा सा पता होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, अब ओके ओके ओके, हाँ, सो कंट्री डोमेन्स जो है आपकी, कंट्री डोमेन्स में आपके 2 कैरेक्टर कंट्री एब्रिविएशन यूज होते हैं. मतलब अगर मैं यूनाइटेड नेशंस स्टेट्स की बात करूँ, सॉरी यूएस की बात करूँ, सो हम यूएस यूज करते हैं. ठीक है, इंडिया के लिए हम IN यूज करते हैं. सो दिस इज बेसिकली, और स्मॉल में होगा हमेशा, है ना, आपने नोटिस किया होगा कि जो भी आपका डोमेन नेम होता है वो स्मॉल लेटर्स में ही होता है. ठीक है, सो ये हो गया आपको कंट्री डोमेन. सो कंट्री डोमेन में आपके क्या होते हैं, जैसे मान लो अभी आपने खाली लिखा डॉट, मतलब आपने .in से स्पेसिफाई कर दिया, तो ये तो हो गया आपका कंट्री का. मान लो आपको और स्पेसिफिक करना है, और स्पेसिफिक मतलब और डिटेल चाहिए, आप चाहते हो कि आपकी जो स्टेट है उसके बारे में भी लिखा जाए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी जाए. मान लो महाराष्ट्र चाहिए आपको, ठीक है, सो MA या MH जो भी महाराष्ट्र का कोड है, आई डोंट नो, ठीक है, सो वैसे तो स्टार्टिंग के 2 वर्ड यूज होते हैं, सो MA.IN.
सो MA.IN से लग जाएगा क्योंकि महाराष्ट्र की बात हो रही है। तो यहाँ पे उन्होंने कनाडा को स्पेसिफाई किया है, यूएस में कनाडा है, सो CA.US, दैट इज California.US। ठीक है, मतलब जो भी आपकी यूएस में जो भी है उससे रिलेटेड उन्होंने इन्फॉर्मेशन अपनी दी है। सो दैट इज व्हाट यू कैन यूज व्हेन यू हैव आपका कंट्री डोमेन आता है। ठीक है, और फिर आपका इनवर्स डोमेन आया। तो जब आपको एड्रेस से नेम मैप करना है तो आप इनवर्स डोमेन का यूज कर सकते हो। सो दिस ये हो गया आपका DNS इन द इंटरनेट। अब एक चीज आती है आपकी, दैट इज बेसिकली आपका जो रूट होता है ना, रूट पे होता है आपका सर्वर, रूट DNS सर्वर। ये डिफरेंट DNS सर्वर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट लेवल्स पे प्रेजेंट होते हैं जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आती है, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है वो लीफ नोड पे जनरेट होगी, लीफ पे जो सर्वर होगा उस पे जनरेट होगी। सपोज लीफ पे जो सर्वर है वो है आपके कॉलेज का सर्वर, कुछ भी लिख लो आप कॉलेज का नाम। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉलेज लिख देती हूँ। कॉलेज का ये DNS सर्वर है, डोमेन नेम सर्वर। ठीक, अब यहाँ से एक इंफॉर्मेशन जनरेट हुई, यहाँ से क्वेरी, सपोज क्वेरी जनरेट हुई। अब यहाँ पे 3 डिफरेंट सर्वर्स हैं फॉर नाउ जो रूट से कनेक्टेड है। एक हो गया .com, जो जिसमें .com की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। एक हो गया .edu, जो एजुकेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। और एक हो गया .gov। ठीक है, सो ये जो कॉलेज का जब जनरेट हुआ, सो इस एड्यू से भी बहुत सारे जो आपके क्या बोल सकते हो सर्वर्स हैं वो जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक आपका, जब जैसी आपके कॉलेज से आपने अपना कोई क्वेरी जनरेट की, सो वो आया आपके कॉलेज के सर्वर पे, फिर वो कॉलेज के सर्वर से गया इस एड्यू के सर्वर पे। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका रूट सर्वर, ये हो गया आपका रूट सर्वर। इन्हें हम बोलते हैं, ये जो आपके सर्वर्स हैं इन सर्वर्स को बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स। ये जो आपके सर्वर्स हुए इन्हें बोला जाता है टॉप लेवल डोमेन सर्वर। ठीक, और ये जो आपका सर्वर है ये होता है अथॉरिटेटिव सर्वर, मतलब कि ये एक अथॉरिटी है जिसके एक कोई भी आपके पास जिस भी कॉलेज की है उस कॉलेज का पर्टिकुलर सर्वर है, तो उसके पास उसकी अथॉरिटी है। और फिर यहाँ से जो क्वेरी जनरेट हुई दैट विल गो टू दिस डोमेन सर्वर, जो ये बताएगा कि कौन सी जेनेरिक डोमेन का ये बात हो रही है, कौन सी जेनेरिक डोमेन से ये आया है, किस जेनेरिक डोमेन से ये कंसर्न में है। सो दैट इज योर टॉप एड्यू। और फिर वहां से जाएगा रूट DNS सर्वर के पास, आपकी जो क्वेरी है वो जनरेट होगी, वो सॉल्व होगी, फिर वापस वो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका रूट सर्वर फेल हो जाए, ठीक है, अगर ये फेल हो जाता है पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। सो दैट इज वाई IETF मैं आपको बताया था, फुल फॉर्म याद है किसी को? मैंने पहले भी पढ़ाया IETF, फुल फॉर्म याद है किसी को? No. तो आप लोग आप PDF देखते नहीं हो पुरानी? हाँ, उसमें लिखा हुआ ये फुल फॉर्म। इंटरनेट इंजीनियरिंग इंजन जो भी आप लिख सकते हो वो था करेक्ट। ठीक है, सो ये हो गया आपका IETF। अब इसके बाद जो आपका आया दैट इज IETF ने क्या किया कि यार ये बात तो ठीक है कि अगर हमारा ये फेल हो गया, एक रूट सर्वर फेल हो गया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। सो व्हाट दे डिड कि दे हैव डिफाइंड 13 रूट सर्वर्स। ठीक है, 13 रूट सर्वर्स डिफाइन कर दिए ऑल ओवर द वर्ल्ड कि अगर मान लो एक फेल हो जाए तो दूसरा उसकी जगह वर्क कर सके। ठीक है, सो रूट DNS सर्वर्स जो हैं आपके, जस्ट बिकॉज कि अगर वो फेल हो गए सो एंटायर सिस्टम जो है आपका वो कोलैप्स कर जाएगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन IETF ने 13 रूट सर्वर्स डिफाइन किए। ठीक है, अब आपका जो एक पॉइंट आया वो ये आ सकता है कि अब कम्युनिकेशन कैसे होगा, हाउ इज द कम्युनिकेशन हैपनिंग। ठीक है, सो कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड जो है वो है आपका आइटरेटिव वे। सो फर्स्ट वी लुक फॉर द आइटरेटिव वे।
कि बेसिकली आपका जो कम्युनिकेशन है वो हो कैसे रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप हो गए होस्ट, आपने अपना एक भी अपना जो इंफॉर्मेशन है वो जनरेट की, आप एज अ होस्ट यू आर वर्किंग। फिर आया आपका लोकल सर्वर, जिस नेट पे आप वर्क कर रहे हो उसका एक लोकल डीएनएस सर्वर होगा, सो दैट इज योर लोकल डीएनएस सर्वर। ठीक है, सर्वर यहाँ लिख देती हूँ मैं। उसके बाद आपकी ये आई, यहाँ पे आपका रूट लेवल सर्वर आया, दिस इज योर रूट लेवल, this is your top domain, and this is your authoritative. Now try to understand that what is happening. ठीक है, होस्ट ने इंफॉर्मेशन जनरेट करी, ठीक है, होस्ट ने जैसे इंफॉर्मेशन जनरेट करी वो गई लोकल डीएनएस सर्वर के पास, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, लोकल डीएनएस सर्वर से वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल हुई आपकी रूट लेवल पे, क्योंकि ऑब्वियसली रूट लेवल पे पहले इंफॉर्मेशन ट्रैवल होगी, रूट लेवल के पास पहले ये जाएगा क्वेरी कि व्हाट इज द क्वेरी। रूट लेवल से जो इंफॉर्मेशन वापस मिली, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो वापस जाएगी आपके लोकल डीएनएस सर्वर पे। सो दिस इज योर थर्ड स्टेप। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो लोकल डीएनएस सर्वर के थ्रू हो रहा है, दिस इज योर थर्ड स्टेप। पहले इंफॉर्मेशन होस्ट से लोकल डीएनएस पे गई, लोकल डीएनएस ने वो इंफॉर्मेशन भेजी रूट लेवल पे, रूट लेवल ने वो इंफॉर्मेशन वापस भेजी लोकल डीएनएस पे, जो उसे रिप्लाई मिला। लोकल डीएनएस फिर ये जो थर्ड से इंफॉर्मेशन मिली है वो इंफॉर्मेशन देगा अपने टॉप डोमेन सर्वर को, ये हो गया फोर्थ स्टेप। सो थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड में रूट लेवल से क्या मिल रहा है उसे, थर्ड में उसे मिल रहा है आईपी एड्रेस। ठीक है, जो अगर सपोज आपने .in लिख के भेजा, आपका जो भी डोमेन नेम आपने भेजा, सपोज मैम दैट मीन्स इट इज रिवर्स, थर्ड रिवर्स। रिवर्स मतलब मैम दैट इज reverse domain, that is IP address, address to IP address is mapping. नेम से आईपी एड्रेस मिल रहा है, सो इनवर्स कैसे होगा, इनवर्स तो इन आईपी से नेम मिलता है ना। आपने यहाँ पे एक अपनी क्वेरी जनरेट की, सपोज आपकी क्वेरी है www.iit.cs.in, ये आपकी क्वेरी थी। सबसे पहले लोकल डीएनएस के पास ये क्वेरी जब गई, सो व्हाट ही डिड, ही सेंड दिस क्वेरी टू रूट लेवल, रूट लेवल से उसे .in की इंफॉर्मेशन पता लग गई, .in का आईपी एड्रेस उसे मिल गया, यहाँ से रूट लेवल से उसे .in के बारे में पता लग गया इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये .in की इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ गई, वो गई आपकी इस पे टॉप डोमेन, जो टॉप लेवल का सर्वर है इस पे गई। यहाँ से उसे क्या मिला, यहाँ से नाउ ही विल गिव हिम सर्टेन अदर इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है उसे यहाँ से, वो बताती हूँ मैं आपको। फिफ्थ में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, फिफ्थ में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी इतनी, ये वाली। फिफ्थ में आपको इस इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में पता लगेगा कि व्हाट इज दी, इस हमें कौन से अथॉरिटेटिव सर्वर के पास जाना है अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, ये मिला है हमें यहाँ टॉप डोमेन से। ठीक है, फिर ये इंफॉर्मेशन लेके जो है वो आपका जो लोकल सर्वर है वो इसके पास गया सिक्स्थ स्टेप में। सिक्स्थ फिर सेवेंथ स्टेप में अथॉरिटेटिव सर्वर ने इसे एक इंफॉर्मेशन दी। व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन इन सेवेंथ वन, सेवेंथ में उसे पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई iit.cs.in के बारे में। ठीक है, सो ये आपका था .in, सपोज यहाँ .in था, यहाँ .cs आ गया, इसकी .cs.in के बारे में आ गया, और यहाँ पे iit.cs.in की पूरी इंफॉर्मेशन उसे मिल गई। अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ, एट्थ में उसने ये सारी इंफॉर्मेशन 8th स्टेप में अपने पास स्टोर कर ली,
और 9th स्टेप में उसने ये इंफॉर्मेशन सारी वापस भेज दी। सो बेसिकली 9 स्टेप्स लगे होस्ट से सारी इंफॉर्मेशन होस्ट तक वापस आने में वाया लोकल डीएनएस सर्वर। सो आइटरेटिव वे में क्या हो रहा है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको रूट लेवल से मिल रही है, टॉप लेवल से मिल रही है, ऑथोरिटेटिव लेवल से मिल रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन पहले लोकल डीएनएस पे जा रही है और फिर वो वापस से इनके पास आ रही है। मतलब ये डायरेक्टली आपस में कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर कांटेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ लोकल डीएनएस सर्वर। ये बात क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है। सो 8th में लोकल डीएनएस ने अपने पास एक एंट्री सेव कर ली कि अगर दोबारा से कभी मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आती है, कभी क्वेरी आती है, सो मैं डायरेक्टली उसे ये जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है, वो प्रोवाइड कर सकूं। ओके, सो अब सेकंड वे जो आया, सेकंड मेथड है आपका, वो है रिकर्सिव वे। अब रिकर्सिव वे में क्या है, पूरा जो आपका आउटलुक है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आउटलुक में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे आप होस्ट हो, एज अ होस्ट यू आर वर्किंग। होस्ट के बाद ये आपका लोकल डीएनएस सर्वर है, ये आपका रूट सर्वर है, दिस इज योर टॉप डोमेन सर्वर एंड दिस इज योर ऑथोरिटेटिव। सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, यहाँ से फर्स्ट स्टेप में होस्ट ने अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करी कि मुझे क्वेरी है, मुझे ये वाली क्वेरी है मेरी। सेकंड स्टेप यही सेम, रूट के पास गया, सेकंड स्टेप में इंफॉर्मेशन आई। अब क्या होगा, रूट जो है वो वापस से थर्ड को इन्फॉर्मेशन नहीं भेजेगा, मतलब लोकल आपके लोकल यूनिट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं भेजेगा, वो सीधा इन्फॉर्मेशन भेजेगा टॉप को कि ये मिला है मुझे। टॉप से जो टॉप के पास रिजल्ट आया वो डायरेक्टली वो भेजेगा अथॉरिटेटिव को। फिर जो अथॉरिटेटिव फाइनल में जनरेट करेगा जो आउटपुट आया वो उसने भेजा टॉप को, फिर वहां से वो इन्फॉर्मेशन गई रूट पे, रूट ने वो इन्फॉर्मेशन वापस भेज दी लोकल को, फिर लोकल ने अपने पास स्टोर करी और फिर उसने उसे सेंड कर दी। यहाँ पे उसने स्टोर किया उसे और फिर उसने यहाँ पे इसे सेंड कर दिया। सो बेसिकली स्टेप्स उतने लग रहे हैं, बट अब लोकल डीएनएस पे ज्यादा लोड नहीं आया है, वो आपस में कम्युनिकेट करके दे आर transferring they are sharing the information with each other and then they are giving the final information back to local DNS server। यहाँ पे क्या और था, यहाँ पे they were जो इनको मिला था पहले वो लोकल को भेजे थे, फिर लोकल was sending that information back again to the another server। ठीक है, और अब ये बताओ मुझे आप, डीएनएस जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है ट्रांसपोर्ट लेयर का? और कौन से पोर्ट नंबर पे रन करता है? ठीक है, 53 पे रन करता है, कौन से प्रोटोकॉल यूज करता है? बताओ। दोनों पे? वो सिर्फ यूडीपी यूज करता है। जो आप मुझे बता रहे हो नेम और वो डीएनएस वाला, वो सिर्फ और सिर्फ यूडीपी यूज करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सिर्फ टीसीपी यूज नहीं करता है वो। ओके, नेक्स्ट, अब ये तो हो गया आपका डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, फाइल ट्रांसफर से पहले आई जस्ट वांट कि हम एक बार हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्विच करेंगे आपके एफटीपी पे। सो हाइपर टेक्स्ट का पोर्ट नंबर क्या था, कौन बताएगा?
बहुत बहुत ही कॉमन पोर्ट नंबर है इसका, तो हर किसी को पता होगा। नॉट 70, 80। ठीक है, ये सब हम मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, या तो आप लोगों को याद नहीं है या पता नहीं पढ़ा नहीं है आप लोगों ने। ठीक है, सो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो पोर्ट नंबर 80 पे रन करता है। कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है वो? टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करता है वो। ओके, सो अब कैसे यूज होता है, मतलब जैसे सपोज ये क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट ने कोई भी इंफॉर्मेशन उसे वर्ल्ड आपका वेब पेज कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए नेटवर्क से, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब उसने यूज करना है। सो व्हाट विल हैपन इज, इसमें भी आपका सर्वर का कंसेप्ट है ऑब्वियसली, जब एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स है तो सर्वर का कंसेप्ट आई गई। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि क्लाइंट जो है सर्वर को जो भी इंफॉर्मेशन भेजेगा, अगर वो वर्ल्ड वाइड वेब के कुछ भी यूज से इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, कुछ भी सर्विस है जो वर्ल्ड वाइड वेब की है, तो व्हाट विल हैपन इज कि क्लाइंट के पास जो सर्वर जाएगा वो जाएगा 80 पोर्ट नंबर जाएगा। तो उसे पता लग जाएगा कि ओके, क्लाइंट वांट्स टू एक्सेस एनी वेब पेज या एनी सर्विस ऑफ कोई भी वेबसाइट उसे विजिट करनी है या कोई भी वेब पेज उसे विजिट करना है। सो वहां से सर्वर जो है, सर्वर इन रिटर्न उस वेब पेज को ओपन करके उसे दे देगा। सो दिस इज योर बेसिक वर्किंग ऑफ HTTP। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर TCP यूज करता है वो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कुछ टर्म्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। HTTP जो है वो एक इन बैंड प्रोटोकॉल है। अब इन बैंड प्रोटोकॉल क्या होता है? इन बैंड प्रोटोकॉल इज बेसिकली दैट प्रोटोकॉल जो एक ही कनेक्शन में दोनों कमांड्स और डेटा दोनों इंफॉर्मेशन भेज देता है। कमांड्स एंड डेटा दोनों इंफॉर्मेशन जो हैं दे आर सेंट इन वन डायरेक्शन, इन वन कनेक्शन। मतलब कि अगर आपको कुछ कमांड भेजना है अपने इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है, कि उसे ओपन करो, दैट इज अ कमांड, एंड डेटा ये वेब पेज है और उसे ओपन करना है। सो वो एक ही कनेक्शन में वेब पेज को ओपन करके जो भी उसका डेटा है वो सब एज इट इज क्लाइंट को भेज देता है। ये नहीं कि पहले तो वो ओपन कर रहा है फिर उसके बाद वो डेटा भेज रहे हैं, नो, एक ही कनेक्शन में दोनों चीजें, कमांड भी और डेटा भी, दोनों चीजें सेंड की जाती हैं इन योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस टाइप के प्रोटोकॉल को हम इन बैंड प्रोटोकॉल कहते हैं, इन बैंड प्रोटोकॉल। देन इट इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। अब स्टेटलेस क्या हुआ? स्टेटलेस इज बेसिकली कि इंफॉर्मेशन जो यूजर की है, कोई भी इंफॉर्मेशन मेंटेन नहीं की जाती है। ठीक है, क्लाइंट ने पेज नंबर 80 भेजा, सर्वर ने उसे ओपन करके दे दिया। क्लाइंट क्या है, क्लाइंट कौन है, क्लाइंट की क्या इंफॉर्मेशन है, कुछ भी सर्वर के पास स्टोर नहीं होता है। सो HTTP डज नॉट मेंटेन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर, दैट इज व्हाई इट इज एन स्टेटलेस प्रोटोकॉल। Does not maintain any information about user। ठीक है, सो ये हो गया आपका इनबैंड प्रोटोकॉल और स्टेटलेस प्रोटोकॉल। अब एक नेक्स्ट जो आता है वो है आपके हाइपरटेक्स्ट जो आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है उसके वर्जन्स। सो बेसिकली HTTP के ना दो वर्जन्स आए थे। वन वाज योर, इसमें इतना डिटेल में इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ बिकॉज कि मान लो कुछ क्वेश्चंस आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। जनरली जो क्वेश्चंस आएंगे वो बिल्कुल थ्योरी से रिलेटेड होते हैं, सो एप्लीकेशन लेयर से क्वेश्चंस इतने आते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ वी आर जस्ट सीइंग कि बेसिकली क्या है ये। एक वर्जन आया 1.0 और एक वर्जन आया 1.1। जो 1.0 था वो आपका था नॉन परसिस्टेंट, और जो 1.1 था वो परसिस्टेंट था। नाउ व्हाट इज नॉन परसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट? ठीक है, सो अगर सपोज करो कि आपको पिक्चर्स ओपन करनी है, ठीक है, सो पिक्चर्स, अगर आपको कोई इमेजेस ओपन करनी है, इमेज, ठीक है, सो इमेज को हम
इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए सो और सपोज आपको मतलब मैं आपको बोलूं कि 10 पिक्स चाहिए आपको, 10 इमेजेस चाहिए आपको, सो नॉन परसिस्टेंट में क्या होगा, उन 10 इमेजेस के साथ साथ आपको एक HTML पेज भी ओपन मिलेगा। ठीक है, सो टोटल आपको कितने कनेक्शंस भेजे जाएंगे, 11 कनेक्शंस आपको सेंड किए जाएंगे। 11 कनेक्शंस में 10 तो वो इमेजेस हो गई और 1 हो गया आपका वो HTML का पेज जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। ठीक है, और जैसे जैसे आप उसको फेच करते रहोगे वैसे वैसे वो कनेक्शन जो है वो क्लोज होता रहेगा। सो नॉन परसिस्टेंट में अगर आपको 10 इमेजेस चाहिए थी तो 10 इमेजेस के संग एक HTML का पेज भी आपको सेंड किया जाता था, तो इन ऑल आपको 11 कनेक्शंस भेजे जाते थे। बट जब आपका ये आया योर परसिस्टेंट वन, परसिस्टेंट में क्या हुआ कि सिर्फ एक ही कनेक्शन में सबको कन्वर्ट कर दिया कि जो भी आप इमेज मांग रहे हो, जो भी आप ऑब्जेक्ट मांग रहे हो, वो आपको सिर्फ एक ही कनेक्शन में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, अलग से कुछ भी नहीं आया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन परसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। सो अगर नॉन परसिस्टेंट में इफ यू आर आस्किंग फॉर समथिंग, इफ यू वांट समथिंग, सो आपको उसके साथ एक HTML का कनेक्शन भी सेंड किया जाएगा। बट परसिस्टेंट में क्या हुआ, आप कुछ भी मांग रहे हो, सिर्फ एक कनेक्शन ओपन किया जाएगा और उसी से आप सारा डेटा फेच कर सकते हो। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब आपके कुछ पॉपुलर मेथड बोलो या फंक्शंस टाइप बोलो जो आपके HTTP के हैं, जो HTTP में यूज होते हैं। ठीक है ना, व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज योर हेड। ठीक है, हेड में क्या है आपका, हेड इज बेसिकली जो आपका वेब पेज का हेडर है वो आपको प्रोवाइड करता है। सो हेड इज बेसिकली इट गिव्स द हेडर ऑफ द वेब पेज। फिर नेक्स्ट, तो पहले मैं नाम लिख देती हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या है वो। नेक्स्ट है आपका गेट। ठीक है, एक पहला हो गया हेड, फिर आ गया आपका गेट। फिर थर्ड है आपका पोस्ट। फोर्थ वन है आपका पुट। देन फिफ्थ वन इज डिलीट। देन वी हैव ट्रेस। ठीक है, और भी दो हैं वो मैं आपको बताती हूँ अभी। सो लेट अस सी वन बाय वन ये क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज योर हेड। हेड से आपको मिल गया कि वेब पेज का हेडर क्या है। आपको हेडर चाहिए वेब पेज का, सो वो मतलब हेडर मतलब कि अगर आपको वेब पेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो बेसिकली कि क्या क्या मेजर ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो आपको मिल जाएगी हेड से। गेट से मतलब ऑब्वियसली गेट का मतलब कि टू गेट समथिंग। सो व्हेन यू वांट द वेब पेज, सो गेट टू गेट द वेब पेज, या जो भी आपको रिक्वायर्ड है, आपको जो भी रिसोर्स आपको चाहिए, सो दैट इज व्हाट वी विल गेट व्हेन वी यूज द गेट मेथड। फिर वी हैव पोस्ट। सो पोस्ट इज बेसिकली व्हेन वी वांट टू सेंड द डेटा समवेयर। अगर हमें कहीं डेटा को सेंड करना है, सपोज इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो, अपना कभी जब आप फॉर्म फिल करते हो, सो फॉर्म में अपना डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, अपनी इमेजेस अपलोड करते हो, अपने सिग्नेचर अपलोड करते हो, यस और नो? सो अपने डेटा को कहीं सेंड कर रहे हो। Yes, ma'am. तो दैट इज बेसिकली पोस्ट, कि आप अपने डेटा, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को कहीं कहीं सेंड कर रहे हो या कहीं पोस्ट कर रहे हो। पुट, पुट मतलब कि कहीं कुछ अपलोड करना। जैसे अगर आप ध्यान दो, आजकल मतलब जैसे कभी आपको PDF मर्ज करनी है, कुछ 5-6 PDF आपको एक साथ मर्ज करनी है, सो उसके लिए आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हो गए हैं, राइट? सो उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है, तभी वो जाके उन्हें मर्ज करते हैं, उनमें कुछ भी वर्क करते हैं, उन्हें कुछ कन्वर्ट करते हैं। सो दैट इज व्हेन वी यूज द पुट मेथड, अगर हमें कुछ अपलोड करना है, टू अपलोड एनी वेब पेज और एनी अदर ऑब्जेक्ट, अपलोड एनी वेब पेज और ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन डिलीट मतलब टू डिलीट एनीथिंग, टू डिलीट एन ऑब्जेक्ट, कुछ भी डिलीट करना है आपको अगर, तो उसके लिए आप डिलीट का यूज करोगे। ट्रेस मतलब कि आपको अगर ये फाइंड करना है कि डेटा ना आ कहां से रहा है, कि अगर मतलब ये बेसिकली
हमारे से मतलब नहीं होता है, बट अगर कोई HTTP में अगर ये जानना कि कैश में डेटा सेव था या मतलब लोकल में सेव था या ये किसी सर्वर से आ रहा है डेटा या क्या पाथ फॉलो हो रहा है, तो उसके लिए जब हमें ट्रेस करना होता है कि वेयर फ्रॉम टू ट्रेस फ्रॉम वेयर द डेटा इज कमिंग, तो उसके केस में हम ट्रेस का यूज करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आपका मेथड आया दैट इज ऑप्शंस। अब ऑप्शंस क्या है कि जो हमने ऊपर जो मेंशन किए थे हमारे मेथड्स, क्या वो प्रोवाइड कर रहा है ये सर्वर या नहीं, मतलब क्या ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं थ्रू ईदर बाय सर्वर और नॉट। तो ये तो आपका ऑप्शंस हो गया। एंड देन वी हैव कनेक्ट। सो कनेक्ट जो है आपका वो सिक्योरिटी के पर्पस में जब कभी हमें देखना होता है कि जो हमारा कनेक्शन है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, सो फॉर दैट रीजंस वी यूज दिस। सो सिक्योरिटी पर्पस से हम यूज करते हैं कनेक्ट को टू चेक वेदर द कनेक्शन इज ऑथेंटिकेटेड और नॉट। ठीक है, एंड ऑप्शन हम चेक करते हैं कि वेदर द अबव मेंशन्ड ऑप्शंस आर अवेलेबल विद द सर्वर और नॉट। ठीक है, सो अब जो आपके इसमें से कंपलसरी कौन से हैं, जो आपके कंपलसरी वो हैं हेड और गेट। ठीक है, ये दोनों कंपलसरी हैं, बाकी आपके हो सकता है हो, बाकी हो सकता है ना हो। ठीक है, सो हेड एंड गेट आर द कंपलसरी वंस, बाकी आपके जरूरी नहीं है कि आपके पास बाकी ऑप्शंस हो या ना हो, सब चलता है। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका HTTP। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको जरूरी नहीं है HTTP के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट FTP। सो FTP इज बेसिकली जब आपको फाइल ट्रांसफर करनी होती है, कोई भी फाइल कहीं से भी कहीं ट्रांसफर करनी है, फ्रॉम वन होस्ट टू अदर आपको ट्रांसफर करनी है या कॉपी करनी है, सो वो आपका FTP प्रोवाइड करता है। Although transferring of files from one system to another seems simple, but it is occupied with certain problems। क्या प्रॉब्लम है कि अगर मान लो आपके पास 2 होस्ट हैं, ये होस्ट 1 है और ये होस्ट 2 है, सो हो सकता है कि दोनों सिस्टम्स जो हैं वो डिफरेंट फाइल नेम कन्वेंशंस यूज कर रहे हों, जो उनका डेटा है, जो टेक्स्ट है वो डिफरेंट वेज में प्रेजेंट हो, या उनका जो स्ट्रक्चर है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो। सो ये टाइप की अप्रोचेस, ये टाइप की प्रॉब्लम्स जो हैं ये सॉल्व की गई हैं विद द हेल्प ऑफ दिस FTP। FTP कौन सा वो यूज करता है प्रोटोकॉल? वो तो पोर्ट है 20 एंड 21, तो पोर्ट है। प्रोटोकॉल कौन सा यूज करता है? करेक्ट, 2021 करेक्ट है आपका प्रोटोकॉल। TCP। जब फाइल शेयर कर रहे हो तो आपको रिलायबिलिटी चाहिए, और रिलायबिलिटी किसमें आती है? TCP में रिलायबिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो दैट इज व्हाई TCP यूज होता है। ठीक है, अब FTP में ना 2 कनेक्शंस यूज होते हैं। 2 कनेक्शंस मतलब कि एक आपका डेटा ट्रांसफर का कनेक्शन होगा, एक आपका कंट्रोल का कनेक्शन होगा। मतलब कि जैसे हम HTTP में एक ही कनेक्शन में डेटा भी भेज रहे थे और सारे कमांड भी भेज रहे थे, बट आपका जो FTP है वो 2 कनेक्शंस यूज करता है, एक डेटा ट्रांसफर के लिए और एक कंट्रोल के लिए। एंड इसी वजह से ये आउट ऑफ बैंड है। वो आपका इन बैंड था, ये आउट ऑफ बैंड है, बिकॉज इट इज यूजिंग 2 connections फॉर ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन, वन फॉर डेटा एंड वन फॉर कंट्रोल। एंड सेपरेशन की वजह से FTP ज्यादा थोड़ा एफिशिएंट हो जाता है। एंड 2 पोर्ट्स हैं, 21 इज फॉर कंट्रोल कनेक्शन एंड 20 इज फॉर डेटा कनेक्शन, तो ये याद रखना। ठीक है, 21 आपका कंट्रोल कनेक्शन के लिए और 20 आपका डेटा कनेक्शन के लिए। और
ये आपका स्टेटफुल प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस क्या था कि आपके यूजर की कोई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती, बट ये आपका स्टेटफुल है, मतलब कि जो भी एक्टिविटी यूजर परफॉर्म कर रहा है, एवरी एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय यूजर इज मेंटेन्ड। ठीक है, सो आपका HTTP स्टेटलेस था, इन बैंड था, बट FTP आउट ऑफ बैंड और स्टेटफुल है। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट इसमें? No, ma'am. ठीक है, अब लास्ट जो बचे आपके वो है SMTP और POP। अब SMTP और POP बेसिकली मेल के पर्पस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, SMTP जो यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ ईमेल्स। ठीक है, जब हमें ईमेल ट्रांसफर करना है, फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग SMTP। सो SMTP इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग ईमेल। ठीक है, अब इसका एक पूरा प्रोसेस है, क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज ये एक आपका कोई भी कंपनी समझ लो, ठीक है, कंपनी है, यहाँ पे आप प्रेजेंट हो और आपने एक मेल टाइप किया। मेल टाइप करने के लिए आप, हम बोल सकते हैं कि व्हाट यू हैव यूज्ड इज, कीर्ति बहुत थोड़ा सा ही है, मुझे बस ये बेसिक एक्सप्लेन करना है, कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं है। कल रखूंगी तो कल मैं आपका ना, मतलब हद से हद 5-10 मिनट का लेक्चर बचा है। ठीक है, सो 5-10 मिनट का ही है, और 5-10 मिनट की बस बात है। लेट मी जस्ट फिनिश इट, फिर हम आपको कल से सिक्योरिटी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि आपने एक मेल टाइप किया। ठीक है, दिस इज योर मेल दैट यू हैव टाइप्ड, और ये है आपका MS आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट में आउटलुक होता है ना, वो है ये आपका, वहां पे आपने ये मेल टाइप किया। सो यहां से जो गया, ये आपका पुश हुआ मेल, वो पुश हुआ इस डिवाइस पे। सपोज ये आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यहां से पुश होके वो इंफॉर्मेशन जो है वो जाएगी एक दूसरे डिवाइस पे। ठीक है, जिसको आप भेज रहे हो। ठीक है, आपने अपने अपने टाइप किया मेल और आपने भेजा किसी और बंदे को या किसी भी और ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, वो सपोज आपने जो मेल भेजा वो यहाँ से भेजा आपने Amazon को। सपोज आपकी कोई क्वेरी थी, आपने उसे भेजा Amazon को। सो वहां से क्या होगा कि ये पुश होगा, और ये कैसे पुश होगा, इसे इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, DNS से मिलेगी। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या IP एड्रेस है, कहाँ पे मुझे भेजना है। सो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन सेंड हुई Amazon पे। अब Amazon पे सेंड होके यहाँ पे जो Amazon का जो सर्वर जो भी है, जो मेलर है, वो उसे पुल कर लेगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्या डिवाइसेस, इनके नाम है, ये है आपकी, ये जो डिवाइसेस हैं, दीज devices, this is known as MC, this is your MC। MC का मतलब होता है मेल क्लाइंट। जो बेसिकली क्लाइंट्स हैं, जो मेल से मेल को आपके क्या बोल सकते हो आप कि उसको ओपन कर रहे हैं, उन्हें डील कर रहे हैं। सो वो हो गया आपका मेल क्लाइंट, जहां से मेल जनरेट हो रहा है या जहां पे मेल जा रहा है। पुश जो होता है, पुश के लिए हम यूज करते हैं SMTP, मतलब मेल सेंड करने के लिए, और पुल करने के लिए हम यूज करते हैं POP। ठीक है, SMTP से पुश हो गया और POP से पुल हो गया, ओपन हो गया। ये जो डिवाइस होती है, इसे हम बोलते हैं, ये जो सर्वर्स है, इन्हें हम बोलते हैं MTA। दैट इज, MTA हो गया आपका मेल ट्रांसफर एजेंट, जो आपके मेल को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, सो ये हो गया आपका मेल ट्रांसफर एजेंट, या हम इन्हें MS मेल सर्वर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो यहां से इंफॉर्मेशन सेंड हुई, और यहां से ये इंफॉर्मेशन जो है वो इस MTA या MS के पास आ गई। सो दिस इज बेसिकली SMTP एंड योर POP। कि SMTP जो है वो मेल को सेंड करता है, और POP जो है वो मेल को पुल करके ओपन करता है। सो ये आपका बेसिक डिफरेंस है। ये आपके दोनों SMTP और POP टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल्स हैं।
ठीक है, अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा, आपको कोई भी मतलब कुछ टेक्स्ट है जो आपको टेक्स्ट नहीं है, आपको बेसिकली आपके पास कुछ और ऑडियो वीडियो कुछ भी नॉन टेक्स्ट है, सो नॉन टेक्स्ट के लिए आप क्या यूज करते हो, उसके लिए आप MIME का यूज करते हो, दैट इज मल्टी पर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो अगर आपके पास कोई नॉन टेक्स्ट है तो उसके लिए आप इसका यूज करते हो, और दोनों को आपके SMTP और POP को रिलायबिलिटी चाहिए, सो SMTP एंड POP जो है वो TCP यूज करते हैं नेटवर्क लेयर पे, और दीज आर योर इन बैंड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, सो इतना ही आपका एप्लीकेशन लेयर में, इससे ज्यादा आपको एप्लीकेशन लेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। हो गई एवरीवन? ठीक है, सो ये आपका खत्म हुआ। कल से आपका नेटवर्क सिक्योरिटी स्टार्ट होगा। नेटवर्क सिक्योरिटी स्टार्ट करने से पहले जस्ट वांट कि आप लोग ना, मैंने एक यूट्यूब की आई थिंक फर्स्ट, जब हमने CN की फर्स्ट क्लास करी थी उसकी PYQ की, तो मैंने RSA एल्गोरिथम पढ़ाई थी। ठीक है, प्लीज वो पढ़ के आना है। ओके, ठीक है, बस इतना ही काम है, और ये मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी। ओके मैम, हाँ जी मैम, will you take the doubt class of DBMS and normalization in YouTube? ले ली। मैम, डाउट there क्लास are some, मतलब वो तो मैंने मैम, नहीं पढ़ा दी। जो भी आपके डाउट्स हैं ग्रुप पे पूछो, मैं ग्रुप पे ही आपकी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट आपको भेज देती हूँ ना, ग्रुप पे आपके सॉल्यूशंस भेज देती हूँ मैं। जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस में डाउट हो रहा है, ग्रुप पे भेजो आप लोग। कुछ तो स्टूडेंट्स भेज देते हैं, नहीं तो फिर अगर कोई नहीं, किसी को तब भी समझ नहीं आता तो मैं अपने आप पर्सनली मैं भेज देती हूँ उसे। okay, ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। thank you, ma'am.